नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रीच से संबंधित है, और ऐसा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज करता है, जिसको हम कहते हैं समायोजन की युक्तियाँ। देखिए, समायोजन युक्तियाँ क्या होती है कि व्यक्ति कभी किसी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करता है और उस व्यवहार में अगर वो अपने आप को असहज महसूस करता है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी रक्षा करता है, अपने आप का डिफेंस करता है। तो वो जो बहाने वगैरह लगाता है उस चीज़ के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? समायोजन की रक्षा युक्तियाँ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फाइनली आता ही आता है। तो देखिए, आज हम समायोजन की रक्षा युक्तियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी युक्तियाँ होती है, और एक बिल्कुल देसी उदाहरणों के साथ हम इसको करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप मत करें। और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, कैसे मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। ये पीडीएफ में कहाँ मिलेगा, इसके लिए अगर आप ये देखने के बाद में टेस्ट लगाएंगे तो वो कहाँ से, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा, वो उनका अगर साथ के साथ परीक्षण हो जाए तो एक मेरे अनुभव के अनुसार बहुत अच्छा तरीका होता है वो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समायोजन की रक्षा युक्तियाँ। क्या होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व चला करते हैं, उठापटक चलती रहती हैं, और उसके मन में उठने वाले संघर्ष, तनाव, चिंता इत्यादि से निजात पाने के लिए या अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, समायोजित करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है, और उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं? समायोजन की रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। देखिए, अहम रक्षा प्रतिरक्षा यंत्र, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म साइकोलॉजी, कि जो बालक होते हैं, जो समाज से अच्छे से व्यवहार करते हैं, वो संतुलित व्यवहार वाले व्यक्ति या बालक जो होते हैं, वो हमेशा उनको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो है उसको इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अटपटा व्यवहार करता है, वो उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बालक की मानसिक जो है स्थिति हो सकती है, भावात्मक स्थिति हो सकती है। इस प्रकार की अगर स्थिति, अगर वो स्थिर नहीं है इन रूपों से, तो क्या होता है, उसमें अवांछनीय व्यवहार करता है या असामाजिक व्यवहार वो व्यक्ति करता है। और अपने आप को समायोजित करने के लिए वो अनेक प्रकार के जो तरीके होते हैं, अपना डिफेंस करता है वो, तो वो तरीके जो वो क्या कहलाते हैं? अहम प्रतिरक्षा यंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब व्यक्ति असहज व्यवहार करता है तो इस प्रकार के अंतर्गत उन व्यवहारों को अपनाने लगता है जिससे उसे तनाव या राहत जो होता है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए झूठ बोलता है, उस झूठ बोलने से उस व्यक्ति को जैसे अपना बचाव करना है, कोई किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, लेकिन वो सोचता है कि इस झूठ से उसका जो तनाव होता है उससे कैसे वो मुक्त हो, उससे अपने आप को कैसे बचाव करे, तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। मेरे से तो ये गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था, इस प्रकार के बहाने लगाता है। तो वो बहाने जो होते हैं ना, उस व्यक्ति को तनाव या राहत से आराम पहुंचाते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति द्वारा अपनाए गए व्यवहार जो उसे परिस्थिति से संघर्ष करने में सहायक बनते हैं, उसके व्यवहार को टूटने से बचाते हैं और उसके तनाव को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अहम प्रतिरक्षा यंत्र बोलते हैं, जिसको या यूं कहें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे क्षतिपूर्ति। ये क्षतिपूर्ति जो है वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है, एक प्रकार की रक्षा युक्ति है। क्या होता है? इस युक्ति में व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाने पर किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके प्रथम क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो वीएलडीए करना चाहता था, उसके लिए उसने एग्ज़ाम वगैरह दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, और उसने बाद में क्या किया, जैसे रीट का एग्ज़ाम दिया और वो सिलेक्ट हो गया, टीचर बन गया, तो वो क्या करेगा? वो बहाना लगाएगा कि भाई देखो, मेरा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो घर वालों की वजह से वहाँ जा रहा था, देखो मैं तो यहाँ जो है आज टीचर बन गया, ऐसे बहाने। तो देखिए, एक कमी को, एक प्रकार के असंतोष को छिपाकर दूसरे क्षेत्र में संतोष प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? वो क्षतिपूर्ति कहलाता है। यानी जो क्षति हुई है, हमें किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करना, यानी कि ऐसा जो होता है उसमें, उसको क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति उसको हम कहते हैं। जैसे एक अंधा व्यक्ति अच्छा गायक बनकर अपने असंतोष को छुपा सकता है, अथवा कोई निर्धन बालक मेहनत करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके निर्धनता को छुपाने का प्रयास करता है। इस रूप में किसी एक क्षेत्र में असफल होने पर उसकी
अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयास ही क्या है, क्षतिपूर्ति। यानी कि किसी कारण से पहले किसी क्षेत्र में किसी फील्ड में अगर वो सफल नहीं हो पाए तो दूसरे फील्ड में वो अपना जो है कुछ करके जो है अपने आप को सिद्ध करता है कि हम मैं तो वहाँ ऐसा नहीं था वैसा नहीं था वो करके। दूसरा होता है युक्ति युक्तकरण। युक्ति युक्तकरण क्या होता है? युक्ति यानी किसी भी चीज़ का अगर कोई उसका गलत व्यवहार होता है या किसी कार्य में वो सफल नहीं हो पाता तो उसके लिए एक प्रॉपर बहाना होता है, उसके लिए जो समाज में जिसको एक्सेप्ट किया जा सके ऐसा जो बहाना बनाता है तो वो क्या कहलाता है? युक्ति युक्तकरण कहलाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति दोष युक्त पुष्टि प्रस्तुत करके अपने दोषों असफलताओं को छिपाने का प्रयास करता है, अर्थात अपनी कमियों को स्वीकार न करके युक्ति युक्त करने का प्रयास करता है, एक प्रॉपर उसका बहाना बनाता है उसके लिए जो समाज में स्वीकार हो, वह क्या कहलाता है? युक्ति युक्तकरण कहलाता है। जैसे ये कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर समझे तो प्रातः जैसे कोई लेट उठने वाले व्यक्ति है वो क्या कहता है कि हमें तो बहुत पहले जग गया था, मेरे तो सर में दर्द था इसलिए उठ नहीं पाए। वास्तविकता चाहे कोई भी हो कि उसकी आंख नहीं खुली, उससे नींद नहीं उसकी खुली हो, लेकिन वो बहाना लगा दे तो मैं तो बहुत पहले का उठा हुआ था, बस बाहर नहीं निकला गया, कोई बहाना लगा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? युक्ति युक्तकरण कहते हैं। देखिए एक चीज़ आती है दिवा स्वपन। दिवा स्वपन क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाता तो उसके लिए वो मन में अपने आप को प्रसन्न करने के लिए वो दिन में सपने देखता है। दिवा का अर्थ है दिन और स्वपन स्वपन लेना, दिन में स्वपन लेना यानी डे ड्रीमिंग। तो कोई व्यक्ति जैसे कोई वास्तविक जीवन में वो चीज़ें नहीं कर पाता लेकिन वो अपने जो है जो सोचता विचारता रहता है उसको अपने मन ही मन में वो उसको करता रहता है, तो इस प्रकार जो आनंद प्राप्त करता है उसको करके वो क्या है? दिवा सपना है। जैसे कहें कि हवाई किले बनाना मुहावरा जो है वो इसी को जो है सिद्ध करता है कि कोई व्यक्ति जो है मन ही मन में करता है लेकिन ग्राउंड पे उसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो अपने आप को संतुष्ट करता है और अपनी इच्छा अपने आप को जो है एडजस्ट करने के लिए ऐसा कुछ करता है। या यूं कहें कि वो बातों ही बातों में वो है जो करता, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा जो बातों ही बातों में करता रहता है लेकिन वास्तव में वो नहीं होता। तो इसके देखिए इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति जो है अच्छे से समायोजित नहीं होता बल्कि उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे आदतें बन जाती है जो अव्यवहारिक होती है, उसके व्यवहार को जो खराब कर देती है। यानी जो दिवास्वप्न देखने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वभाव जो है इस प्रकार का अगर हो जाता है तो फिर उसका जो व्यवहार है उसको वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है इस तरह की चीज़ें। अगला है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं, क्या होता है कि जब व्यक्ति को कोई मानसिक पीड़ा या तनाव होती है तो क्या करता है? वह उस तनाव से बाहर निकलने के लिए क्या करता है? दूसरे लोगों पर जो है वो थोप देता है, यानी कि ये मेरा तो उस वजह से नहीं हुआ, ये काम मेरा उस वजह से नहीं हुआ, इस तरह के बहाने बनाता है। तो वो क्या होता है? वो प्रक्षेपण होता है। प्रक्षेपण जो शब्द है इसका अर्थ होता है, जैसे प्र उपसर्ग लगा क्षेपण क्षिप्त धातु से बना है जिसका अर्थ होता है फेंकना, यानी कि फेंकने। इसको अगर शाब्दिक अर्थ को आप समझोगे तो आपको अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। तो प्रक्षेपण क्या हो गया? यानी कि अपनी जो बात है वो दूसरे के ऊपर उसको फेंक देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। यानी कि अपने आप को तनाव से बाहर करने के लिए क्या करता है वो जो है वो दूसरे के ऊपर वो चीज़ें अपना जो कारण है वो किस कारण वो सफल नहीं हुआ या उसको एडजस्टमेंट करने के लिए जो बहाने हैं वो दूसरे के ऊपर थोप देना, उस चीज़ को आरोपित करना है। और फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जो मनोविश्लेषणवाद हुए उन्होंने इसका विशेष अध्ययन किया है और व्यक्तित्व के मापन में इस विधि का प्रयोग उन्होंने किया। देखिए यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिगमंड फ्राइड ने कौन सी विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व मापन के लिए किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया या किस पर विशेष अध्ययन किया है, तो वो कौन सी आपकी प्रक्षेपण विधि है जिसमें दूसरे के ऊपर आरोप थोपा जाता है। देखिए बहुत ही एक सुंदर जो है उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की योग्यता है तो वह इस योग्यता को छिपाने के लिए दूसरों की कमियां देखता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिसप्लेस है कि व्यक्ति अगर अपने जो दोष अपने जो गुण हैं वो दूसरों के साथ अगर कंपटीशन करता है और वो कहीं ना कहीं पिछड़ता है तो दूसरे लोगों की क्या करता है? वो उनकी जो है कमी निकालता है और दूसरे लोगों की कमी निकालता है, तो यानी कि उसकी कमी निकालेगा तो फिर क्या अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास वो वहाँ करता है। इसके बाद में देखिए तदात्मीकरण जो है आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ इतना एकात्म स्थापित कर लेता है कि वह अपने को उसी के समान समझने लगता है। यह एकाकार होता है। देखिए तादात्म्यकरण का होता है सब कुछ उस किसी दूसरी चीज़ के अंदर अपने आप को ढाल लेना या अपने आप को दूसरी चीज़ के प्रति जो है वो समर्पित कर देना कह सकते हैं। देखिए कि एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको
किसी आत्मीय का विछोह होने का कारण, यानी कि कोई आत्मीय व्यक्ति हमारा और वो हमारे से दूर चला जाता है किसी कारणवश, या फिर जो इसकी मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या है, जैसे किसी संस्था के प्रति हो जाता है या समर्पित हो जाता है, यानी किसी संस्था से जुड़ जाता है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो तादात्म्यकरण कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के जैसे कोई प्रियजन है जो उसका जैसे मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो व्यक्ति जैसे कोई सन्यासी बन गया या फिर किसी जो है संस्था से जुड़ गया, वहीं रहने लगता है। इस प्रकार की जो है जन सेवा से अपने आप को जोड़ लेना, किसी सामाजिक अन्य कार्य से अपने आप को जोड़ लेना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। इसके बाद में प्रतीप गमन। प्रतीप गमन जो रिग्रेशन जिसको कहते हैं, ये प्रतीप गमन में क्या होता है, प्रतीप गमन, प्रतीप यानी पीछे और गमन जाना, यानी कि व्यक्ति इस प्रकार में क्या करता है, वो अपने पूर्व जीवन की, यानी अपने जीवन जो भूतकाल हुआ होता है उसका, या अपने से कम उम्र के जो के समान व्यक्ति के समान जो व्यवहार करने लगता है। प्रतीप गमन यानी पीछे की ओर लौटना। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यवहारों को अपनाता है जो उसकी अवस्था या विकास के प्रतिकूल माने जाते हैं, तो वह युक्ति प्रतिगमन कहलाती है। अर्थात उदाहरण से समझेंगे इसको, प्रौढ़ व्यक्ति का किसी क्षेत्र में असफलता प्राप्त करने पर बालकों के समान रोना, या फिर यूं कहें कि किसी बड़ी उम्र की महिला का किशोरावस्था की उम्र के समान जो तनाव आदि जो करना, वो क्या कहलाता है, वो प्रतिगमन कहलाता है। जैसे आप ये यहाँ से समझ सकते हैं, इसका अर्थ है अपने पूर्व अवस्था में लौटना। और देखिए ये भी बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है कि ऐसा व्यवहार तब होता है जब व्यक्ति का वर्तमान परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं हो पाता। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि जब व्यक्ति का तालमेल वर्तमान परिस्थितियों से नहीं होता तो व्यक्ति उस अपने पूर्व काल में, अपने भूतकाल में लौट जाता है, या भूतकाल में जो उसकी क्रियाएं होती है वैसा व्यवहार करता है, तो यह उसकी रक्षा युक्ति किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका प्रतीपगमन यानी पीछे की ओर लौटना। इसके बाद में दमन। दमन का अर्थ क्या है, अपनी इच्छाएं मार लेना। सिगमंड फ्राइड महोदय ने इसी बात पर जो विशेष रिसर्च किया है इन्होंने, कि जब व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी परिस्थिति, वो निराशा के कारण या असफलता अथवा दुख का सामना करना पड़ता है, तो उसके फलस्वरूप उसे पीड़ा होती है और उसके पाने के लिए वो क्या करता है, उसको अपने अचेतन मन में दबा लेता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, अपने मन में उस चीज़ को दबा लेता है, अपने अचेतन मन में दबा लेता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका दमन कहलाता है। यानी कि उसने जो है अपने उसको इग्नोर कर दिया, अचेतन मन में दबा लिया, यानी कि मन मसोस के रह जाना जो कहावत है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है इन्होंने सिगमंड फ्राइड महोदय ने क्या किया है, इन्होंने सर्वप्रथम अचेतन मन का अध्ययन किया था। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सबसे पहले अचेतन मन का अध्ययन किसने किया, तो सिगमंड फ्राइड ने किया है, जो कि मनोविश्लेषणवादी हुए हैं। इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है। तो इन्होंने बताया था कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो अचेतन मन में दबा दी जाती हैं और ईगो तथा सुपर ईगो द्वारा इड की इदम जो है, इदम की असामाजिक इच्छाएं दमित कर दी जाती हैं, जो कालांतर में मानसिक ग्रंथियों के रूप में व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को विकृत कर देती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने मन में वो चीज़ें दबाए रखता है और उस धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसके मन को प्रभावित ज़्यादा करती हैं, जिससे क्या है कि वो अकेला रहना, शराब पीना इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो वो करने लगता है, तो वो क्या है उसके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके बाद में शमन। शमन जो है वो दमन जैसी है, लेकिन क्या होता है इसमें फ़र्क ये होता है कि दमन जो है उसमें व्यक्ति को वो चीज़ें याद नहीं रहती, कालांतर के साथ वो चीज़ें भूल जाता है, लेकिन शमन में उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें जो उसने अपने अचेतन मन में डाली हैं वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती है, उनको वो भूलता नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है शमन और दमन में। इसके बाद में मार्गान्तिकरण। मार्गान्तिकरण में क्या होता है, जन्मजात प्राकृत यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक स्वीकृत रूप प्रदान करना क्या है, मार्गान्तिकरण होता है। देखिए कोई व्यक्ति गुस्से वाला है और गुस्से वाला व्यक्ति होने के कारण जैसे बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आदि आता है, तो वो जो है वो चीज़ें समाज में स्वीकार्य नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का व्यवहार है और समाज में अगर वो वांछनीय नहीं है, समाज में वो अपेक्षित नहीं है, समाज उसकी अपेक्षा नहीं करता या समाज उसको मान्यता नहीं देता, तो क्या होता है वो व्यक्ति
उस चीज़ को जो उसके दोष हैं उन दोषों को किसी दूसरे मार्ग में डाइवर्ट कर लेता है, और उससे क्या है कि जो चीज़ें समाज में जिनको मान्यता हो ऐसी चीज़ों में अगर डाइवर्ट कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मार्गांतिकरण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से वाला है तो वो जैसे खिलाड़ी बन गया, बॉक्सर आदि बन गया, तो वो सारी चीज़ें क्या आती है, मार्गांतिकरण में होते हैं। यानी कि अपने जो दोष हैं उन दोषों को एक सही रास्ते पर ले जा करके उनसे जो है एक विशेष प्रकार जो समाज जिसको परमिशन देता है इस प्रकार में कन्वर्ट कर लेना क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्गांतिकरण। विस्थापन क्या है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन एक प्रकार की युक्ति है जिसमें व्यक्ति मूल प्रवृत्ति भग्नाशा या कुंठा को किसी दूसरी ओर विस्थापित कर लेता है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को कोई जैसे समस्या होती है और उसको वहाँ तो प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी वैसी परिस्थितियों में अपनी जो है वो चीज़ें करता है, तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। ऑफिस में अधिकारी द्वारा डांटे जाने पर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, घर आकर के अपनी पत्नी बच्चों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये क्या है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो या फिर क्या है कि जैसे घर आकर खाना ना खाना, रजाई उड़कर सो जाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीज़ें विस्थापन कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। और फाइनली मान के चलिए एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का फाइनल मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप हमारी इस वेबसाइट रीट.समर्पण, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं रीट.समर्पण जो है, यहाँ से आप इस को आप अपने ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जा करके या दूसरे ब्राउज़र में। वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारे जो रीट से संबंधित या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, यानी ये तो रीट के लिए स्पेशल वेबसाइट है, तो यहाँ रीट से संबंधित या सीटेट एस्टेट आदि से संबंधित जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक है, आप इसको कैसे प्रयोग करें, यहाँ से इस होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद में आपको जो भी चीज़ें देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए समायोजन की रक्षा युक्तियाँ, चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकार आदि, ये सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आपको लगभग डेली का एक टेस्ट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।